आम जनता के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है क्योंकि आज से रसोई गैस महंगी हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है और आज से रसोई गैस महंगी हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है। बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर 1053 रुपए प्रति सिलेंडर के रेट पर मिलेगा। 5 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं और इसमें 18 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 8 किलो 50 रुपए की कटौती की गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में इससे पहले 1 जुलाई को भी दाम घटाए गए थे। 198 रुपए की कटौती हुई थी। इस कटौती के बाद कई शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 198 रुपए तक सस्ता हो गया था। आज एक बार फिर से इसमें 8 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है, जिसके बाद नए सस्ते दाम अब दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 2012 रुपए इससे ज्यादा हो गए हैं और कोलकाता में 2132 रुपए तो मुंबई में 1975 रुपए से ज्यादा हो गए हैं। पिछले एक साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 200 रुपए प्रति सिलेंडर से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो लगातार बढ़ती महंगाई के बीच एक और महंगाई का झटका आम जनता को लगा है क्योंकि घरेलू गैस के दाम, घरेलू रसोई गैस के दाम जो है वो अब बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर सरकार सतर्क नजर आ रही है और इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार बैठकें कर रहे हैं। एक और बैठक अब रक्षा मंत्री की ओर से की जाएगी जिसमें विपक्ष के सांसद शामिल होंगे। अग्निपथ योजना को लेकर सड़कों पर छात्रों का बवाल भले ही थम गया, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम सत्ता विरोधी पार्टियां इसका लगातार विरोध अब भी कर रही हैं। विपक्ष के तेवर को देखते हुए 18 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर संसद में भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। हालांकि मानसून सेशन शुरू होने से पहले ही इस मुद्दे पर सरकार विपक्ष के सवालों से रूबरू होने जा रही है। 8 जुलाई को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक का एजेंडा अग्निपथ योजना को रखा गया है। माना यह भी जा रहा है कि बैठक में रक्षा मंत्रालय की ओर से सांसदों को अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष उस मंत्रालय के संबंधित मंत्री ही होते हैं। इस समिति में फिलहाल सदस्य के तौर पर लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 7 सांसद शामिल किए गए। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी इस समिति में विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता सदस्य के तौर पर शामिल हुए हैं। तो 8 जुलाई को ये बैठक होने जा रही है जो रक्षा मंत्री की ओर से की जाएगी, जिसमें विपक्ष के सांसद भी मौजूद रहेंगे और उन सभी को अग्निपथ योजना क्यों बेहतर है देश के लिए उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लालू प्रसाद यादव तबीयत बिगड़ने के बाद से अस्पताल में भर्ती हैं। पीएम मोदी ने लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से फोन पर बात की और लालू यादव का हालचाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का हालचाल जाना। लालू प्रसाद पटना के एक अस्पताल में भर्ती हैं। लालू प्रसाद यादव रविवार की शाम पटना स्थित राबड़ी आवास से सीढ़ी से उतरने के दौरान गिर गए थे। इस दौरान उनकी कमर और कंधे में गहरी चोट आई थी। लालू यादव के दाएं कंधे में माइनर फ्रैक्चर बताया गया था, जिसके बाद रविवार की रात को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उन्हें सोमवार की सुबह अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। लालू यादव को कई सारी बीमारियां हैं। इसके बाद से लालू परिवार में मायूसी छाई हुई है। वहीं लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर आरजेडी कार्यकर्ता भी काफी चिंतित हैं। कई नेता भी लालू यादव का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। मंगलवार की शाम बीजेपी नेता और मंत्री नितिन नवीन सहित कई नेता उनके हालचाल जानने के लिए अस्पताल में पहुंचे। इस दौरान लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अस्पताल में मौजूद रहे। कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लालू प्रसाद की जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो लालू प्रसाद यादव इस समय अस्पताल में भर्ती हैं जहां पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनका हालचाल प्रधानमंत्री की ओर से भी जाना गया। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,159 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं इस दौरान 28 मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। बीते दिन के मुकाबले कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,159 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं इस दौरान 28 मरीजों की मौत हो गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के बाद अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,15,212 हो गई है। वहीं रोजाना पॉजिटिविटी रेट 3.56% हो गया है। इस दौरान 15,394 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। मंगलवार के आंकड़ों को देखें तो देश में 13,084 मामले दर्ज हुए थे, जो आज के मुकाबले कम हैं। वहीं इस दौरान 24 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना मामलों के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में अब तक 4,35,47,809 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए, जबकि 5,25,270 लोगों की मौत हुई। रिकवरी के आंकड़ों को देखें तो ये आंकड़ा 4,29,07,327 तक पहुंच गया है। वहीं देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। तो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और 3% से ज्यादा का इस समय पॉजिटिविटी रेट चल रहा है, जिसे लेकर चिंता भी लगातार बढ़ रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हिमाचल प्रदेश से बता दें, जहां कुल्लू में बादल फट गया है और बादल फटने से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल के कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में सुबह 5 बजे के करीब बादल फट गया है। बादल फटने से कई घरों और कैंपिंग साइट्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार कुल्लू में रात से ही बारिश हो रही थी। ऐसे में सुबह के समय बादल फट गया, जिसमें अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि बादल फटने के कारण नाले के साथ लगते घरों को भी खासा नुकसान हुआ है। चोला नाला पार्वती नदी से जुड़ा हुआ है। बादल फटने से गाँव की ओर जाने वाले एकमात्र पुल इसकी चपेट में आ गया है। वहीं सूचना मिलने पर प्रशासन और आपदा प्रबंधन ने अपनी टीमों को मौके के लिए रवाना किया। बादल फटने से मणिकर्ण के चो में पार्वती नदी में बाढ़ आ गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। नदी अभी भी उफान पर है। बता दें कि प्रशासन ये जानकारी जुटा रहा है कि कैंपिंग साइट में कितने पर्यटक ठहरे हुए थे। प्रशासन की तरफ से अभी पर्यटकों की कोई जानकारी नहीं मिली है। पंचायत प्रधान ने 4 लोगों के लापता होने की जानकारी दी है और प्रशासन ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। तो मणिकर्ण घाटी में बादल फटा है, जिसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहां पर चलाया जा रहा है। बादल फटने के बाद से ही हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खबर अब यमुनानगर से आपको बता दें, जहां पर खनन ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही इस समय सामने आ रही है। प्रशासन ने बरसाती सीजन के चलते खनन के काम पर रोक लगाई है, लेकिन खनन ठेकेदार नियमों की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। बरसाती सीजन के चलते प्रशासन इन दिनों अलर्ट मोड पर है और लोगों से नदियों नालों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन यमुना नदी में खनन ठेकेदार जमकर नियमों को ताक पर रख रहे हैं और खनन का कार्य कर रहे हैं। यमुना नदी से सटे जठलाना और गुमथला क्षेत्र के कुछ खनन घाटों पर ठेकेदार यमुना नदी की प्राकृतिक जलधारा को प्रभावित कर नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रही है। वहीं अब इस मामले को लेकर गांव गुमथला निवासी एडवोकेट वरियाम सिंह ने आरोप लगाया कि अवैध खनन का खेल बिना प्रशासन के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इस पर रोक नहीं लगाई गई तो यमुना नदी से सटे कई गांव के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा सकता है। इसलिए अवैध खनन और ओवरलोड की सीबीआई जांच की जाए। गुमथला जठराना क्षेत्र में यमुना नदी के अंदर आप अगर जाएं तो सैकड़ों की संख्या में अंदर प्राकृतिक धरा को मोड़ने के लिए बांध बनाए गए हैं और बड़ी बड़ी चट्टानें, रेत के पहाड़ अंदर जो खनन माफिया द्वारा खोदे गए थे वो अंदर आज भी मौजूद हैं। तो लगातार अवैध खनन की कार्रवाई जारी है और जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में बरसाती मौसम में इस तरह से हो रही खनन लोगों के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। रुक करेंगे अगली खबर का। इंटरनेशनल रेसलिंग खिलाड़ी शुभम का शव उसके ससुराल में मिलने से सनसनी फैल गई है। शुभम के परिजनों ने मामले में ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंटरनेशनल रेसलिंग खिलाड़ी शुभम, जिसने न सिर्फ अपने नाम का परचम हरियाणा बल्कि देश से लेकर विदेशों में फहराया। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल रेसलिंग के पहलवान राव पृथ्वी सिंह उर्फ शुभम का शव दिल्ली में उसके ससुराल में पाया गया। ससुराल पक्ष की माने तो शुभम की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हुई है। वहीं परिजनों के आरोप है कि ससुराल पक्ष ने शुभम की हत्या की। आपको बता दें, शुभम और उसकी पत्नी के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी। दोनों के बीच चल रही अनबन के बाद पत्नी अपने मायके चली गई। मौत से 24 घंटे पहले शुभम अपनी बच्ची से मिलने के लिए अपने ससुराल निकला था, लेकिन अब उसकी मौत की खबर सामने आई है। मुझे कल घर से बता के गया था कि मैं ससुराल बेटी से मिलने जा रहा हूँ। तो वहाँ जाने के बाद अब 5-7 दिनों से उन मर्द वीरों में दोनों में थोड़ा झगड़ा चल रहा था।
तो अपनी बेटी को मिलने के लिए गया था। बेटी को उन्होंने मिलाया नहीं, फिर उनका झगड़ा हुआ वहाँ और उसमें उन्होंने वहाँ पॉइजन खिला दिया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं शुभम, लेकिन अब घरेलू कलह के चलते शुभम नहीं रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि रोहतक नगर निगम की आम बैठक में अधिकारियों पर मनमानी और बदतमीजी के आरोपों के चलते 2 पार्षदों ने तो अपना इस्तीफा सौंप दिया। उधर बैठक में बरसात में शहर के इलाके डूबने का मुद्दा भी जोर शोर से उठा और जमकर इसे लेकर हंगामा भी हुआ। नगर निगम की आम सभा में बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। जैसे ही बैठक की शुरुआत हुई, पार्षदों ने अधिकारियों पर अपनी मनमानी करने और बदतमीजी करने के आरोप लगा दिए, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पार्षद डिम्पल जैन ने पब्लिक हेल्थ के एक्सीएन पर बदतमीजी का आरोप लगाया और सस्पेंड करने की मांग कर डाली। इस पर मेयर ने 1 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन पार्षद तुरंत कार्रवाई पर अड़ गए। कार्रवाई न होने से गुस्साई डिम्पल जैन ने मेयर को पार्षद पद से इस्तीफा दिया और बैठक से चली गई। बाद में मेयर और निगम कमिश्नर ने एक्सीएन पर कार्रवाई के लिए चंडीगढ़ में पत्र लिखा। अब इसे लेकर 10 दिन का समय दिया गया है। वहीं रोहतक नगर निगम के मेयर की माने तो उनके पास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए उन्होंने नगर निगम के कमिश्नर को इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए और सरकार को भी अधिकारियों के खिलाफ लिखकर भेजा। साथ ही उनका कहना है कि कहीं न कहीं रोहतक शहर में जो बरसात की वजह से स्थिति बनी है, उसके पीछे अधिकारियों की लापरवाही है। तो बैठक के भीतर जमकर हंगामा देखने को मिला और इस हंगामे के बीच 2 पार्षदों की ओर से इस्तीफा भी सौंप दिया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, फतेहाबाद में बिजली निगम के एसई के उदासीन रवैये के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि बार बार आग्रह करने के बावजूद भी बिजली निगम के एसई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। फतेहाबाद में बिजली कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान और मांगों के प्रति एसई फतेहाबाद के उदासीन रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों ने ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के आह्वान पर रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता सर्कल सचिव भूप सिंह बंडोलावाली ने की और संचालन यूनिट सचिव रामनिवास शर्मा ने किया। इस दौरान बिजली कर्मचारियों ने एसई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समस्याओं का समाधान न करने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि एसई फतेहाबाद को कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर यूनियन की ओर से 20 मई को मांग पत्र दिया गया था, लेकिन एसई ने कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इस बारे में यूनियन ने एसई को पत्राचार के माध्यम से बार बार अवगत करवाया है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्कल के अधीन सभी बिजली घरों में स्टाफ की भारी कमी है और कर्मचारी धान के सीजन के चलते कार्य की अधिकता के कारण मानसिक दबाव में है। तो बिजली कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन देखने को मिला है और इसके साथ ही मांगे नहीं मानने पर आगे और इसी तरह से प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, चाइनीज मांझा के कारण देश भर में आज तक कई हादसे सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके चाइनीज मांझे से होने वाले हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा है और रेवाड़ी के बाजारों में एक बार फिर से चाइनीज मांझे की रौनक देखने को मिल रही है। हरियाली तीज का त्योहार नजदीक आते ही रेवाड़ी के बाजार रंग बिरंगी पतंगों और मांझे से सज गए। इन सबके बीच बाजारों में चाइनीज मांझे का भी बहुत अधिक बोलबाला है। पतंग विक्रेताओं में अधिकांश चाइनीज मांझा की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं, या फिर यूँ कहें कि जानबूझकर अनजान बना हुआ है। हर साल चाइनीज मांझा से कई लोग घायल हो जाते हैं, यहाँ तक की मौत भी हो जाती है। इसके अलावा आकाश में उड़ने वाली पतंग और चाइनीज रील से भी पक्षी जख्मी हो जाते हैं और मांझे में उलझकर उनकी मौत हो जाती है। इसी शिकायत को लेकर पतंग विक्रेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस प्रशासन से मुलाकात कर चुका है, जिसमें प्रशासन की ओर से कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया गया। बता दें कि साल 2021 में रेवाड़ी जिले से 47 केस चाइनीज मांझे के कारण सामने आए थे। उस दौरान तत्कालीन डीसी ने कार्रवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके कई पतंग विक्रेताओं ने मनमानी करते हुए खूब चाइनीज मांझा बेचा। चाइनीज मांझे से कई बार बड़े हादसे भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खबर अब करनाल से आपको बता दें, जहां पर महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में युवाओं और किसानों को ड्रोन से स्प्रे करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद पायलट का लाइसेंस मिलेगा।
करनाल में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि बागवानी विश्वविद्यालय आयोटेक वर्ल्ड नामक कंपनी जो कि ड्रोन बनाती है, उनके साथ एक MOU साइन कर चुका है। इसके तहत किसानों युवाओं को ट्रेनिंग देकर पायलट का लाइसेंस दिया जाएगा। MHU किसानों युवाओं को खेती में इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग देकर पायलट का लाइसेंस देने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। नई टेक्नोलॉजी में ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे न केवल स्प्रे ठीक ढंग से हो पाएगा, बल्कि इससे पेस्टिसाइड की भी बचत होती है। ये भी कहा गया कि हमें इस पर स्टडी करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड की मात्रा कितनी होगी, कितनी ऊंचाई पर इसे उड़ा सकते हैं, कितनी इसकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा भी MHU ड्रोन पर सभी प्रकार की स्टडी के साथ साथ किसानों को ड्रोन की खेती में किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, इन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद खेती के उपयोग के लिए ड्रोन चलाने के पायलट का लाइसेंस भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग 5 से 6 दिन की होगी। अगले महीने से MHU ट्रेनिंग शुरू कर देगा। तो अभी तक ड्रोन का इस्तेमाल आपने काफी जगह पर होते हुए देखा होगा, लेकिन अब खेती भी ड्रोन के माध्यम से की जाएगी, जिसे लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से ड्रोन के जरिए स्प्रे किया जाए। किसानों और युवाओं को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कोरोना काल में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहे, जिसका सीधा असर पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर पड़ा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कोरोना के दौरान हौसलों की उड़ान भरी। कैथल के कुराड़ गांव के 2 जुड़वा भाइयों तन और मन ने कोरोना काल में घर के आंगन में ही बस, ट्रैक्टर, डीजे, जीप और KTM बाइक खड़ी कर दी है। दरअसल हम जिन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात कर रहे हैं वो असली तो नहीं है, लेकिन बनाए गए बिल्कुल असली की तरह है, जो काम भी करते हैं। यानी कि 10वीं में पढ़ने वाले तन मन जुड़वा भाइयों ने लकड़ी और गत्ता जोड़ जोड़कर ऐसे मॉडल तैयार किए जो बिल्कुल असली लगते हैं। सबसे पहले खेल खेल में इन दोनों भाइयों ने गत्ते की जीप और डीजे सिस्टम बनाया, जो डीजे की तरह ही काम करता है, जिसमें उसी तरह का म्यूजिक भी बजता है जैसे कि असल डीजे में बजता है। जिसके बाद उन्होंने और जीवंत मॉडल बनाने के लिए पिता विक्रम से रुपए मांगे और कई तरह के मॉडल तैयार किए। दोनों जुड़वा भाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत को सार्थक करते हुए एक अच्छी पहल की है, जिसका असर अन्य बच्चों पर भी पड़ेगा और वो तन और मन जैसे बच्चों से प्रेरणा लेकर अपने और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत जो योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है, इसी की तरफ एक और कदम इन बच्चों की ओर से भी बढ़ाया गया है और ऐसे में घर बैठे ही कुछ नया उन्होंने सीखा है। अगली खबर अब आपको बता दें, अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि मरीजों की गंभीर हालत को देखते हुए एम्बुलेंस संचालक मरीजों के परिजनों को बातों में उलझाकर बरगलाने की कोशिश करते हैं, ताकि मरीज उनके अनुसार अस्पताल में जाए और एम्बुलेंस संचालकों को फायदा पहुंचे। फरीदाबाद में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सरकारी एम्बुलेंस चालकों और निजी अस्पताल संचालकों की मिलीभगत का मामला सामने आया। बता दें कि सरकारी एम्बुलेंस चालक निजी अस्पताल संचालकों के साथ मिलीभगत कर सरकारी अस्पताल से दिल्ली रेफर होने वाले मरीजों को कमीशन के लालच में आसपास के निजी अस्पताल में भर्ती कर मोटा कमीशन वसूल रहे हैं। इस मामले में जब सिविल सर्जन फरीदाबाद डॉक्टर विनय गुप्ता से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे पर आकर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स को देख लीजिए। दरअसल युवक की स्विमिंग पूल में डूबने के बाद हालत गंभीर हो गई। डॉक्टर्स ने युवक को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त सरकारी एम्बुलेंस चालक और उसके साथ बैठे EMT ने उन्हें सरकारी अस्पताल से निकलते ही डराना और बरगलाना शुरू कर दिया और उन्हें उनके बेटे की ज्यादा हालत बिगड़ने की बात कहकर निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। सरकारी एम्बुलेंस चालकों की मिलीभगत का ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया।